तो भाई लोग इमेजिन करो कि आपके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि आप जानवरों से बात कर सकते हैं, क्योंकि इंसानों से तो आप बात कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि इंट्रोवर्ट हैं। तो आप जानवरों से काफी अच्छे से बात कर लेते हैं, लेकिन इसी दौरान आप बचाते हैं एक ऐसी बिल्ली को जिसके बचाने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। ऐसा ही कुछ हमारे मेन कैरेक्टर के साथ भी होता है। तो अब क्या होता है, कैसे होता है, ये तो पूरा सफर आपको पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इस कहानी का शुभारंभ करते हैं। तो भाई कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक के साथ, जहाँ पर हमारा छोटा सा जीरो अपने पेट डॉग नाची के साथ बैठा हुआ था। और इस पॉइंट पर हमारे बंदे की काफी ज्यादा ही बुरी हालत थी, क्योंकि वो लड़के आया था और वो इसी बात को लेकर काफी ज्यादा ही उदास भी था, क्योंकि सभी लोग उसे बहुत क्रीपी समझते थे क्योंकि वो जानवरों से बात कर सकता था। इस पर नाची उसे समझाती है कि वो अजीब या क्रीपी नहीं है, वो बस स्पेशल है, सबसे अलग। और सबसे अलग होना बुरा नहीं है, बस ये है कि तुम वो काम कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते हैं। नाची की ये बात अभी तो हमारे बंदे के छोटे से भेजे में घुसती नहीं है, लेकिन नाची उससे कहती है कि चिंता मत करो, एक दिन तुम्हें मेरी बात जरूर समझ आएगी। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर एक ब्रिज के नीचे 4 बंदों ने या कहें गुंडों ने हमारे बंदे को भाई घेर कर रखा हुआ था। और एक बंदा उससे कहता है कि बेटा सरेंडर कर दे, वरना मेरा बॉस आके तेरी हड्डियों को चटका देगा। जिस पर जीरो फुल चिल मोड में नाक में उंगली डालते हुए कहता है कि बेटा मैं तुझ जैसे तो डरने वाला नहीं हूँ, जो कि अपने बॉस का सहारा लेकर मुझसे फाइट करने आया है, तो बेटा यहाँ से निकल जाए। इस पर भाई उस बंदे की मिर्ची लग जाती है और वो जीरो के ऊपर अटैक करने बढ़ता है, लेकिन जीरो अचानक से गायब हो जाता है और उस बंदे के हाथ में सिर्फ जीरो की जैकेट होती है। जैकेट जैसे ही वो रियलाइज करता है वैसे ही जीरो उसके पीछे आता है और एक जोरदार लत्ती उसके पिछवाड़े में मार देता है, जिससे कि वो जाकर पानी में गिर जाता है। ये देखकर इसके चेले चपाटे भी उसके ऊपर अटैक करने आते हैं, लेकिन जीरो उन्हें भी ठिकाने लगा देता है। अब जीरो की ये ताकत देखकर उनकी फट जाती है और वो अपने बॉस को उठाकर वहां से निकल लेते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि हकीकत में जीरो ये फाइट इसीलिए कर रहा था ताकि वो इन दोनों जानवरों का घर बचा सके। कैट और क्रो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जिस पर हमारा बंदा कहता है कि मेंशन नॉट, और हीरो की तरह वहां से फुल चौड़ में निकल जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसके दादा उसके ऊपर काफी ज्यादा ही गुस्सा करते हैं, क्योंकि जीरो आज फिर से लड़के आया था। और उसके दादा उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें आर्ट ऑफ शिनोबी इसलिए नहीं सिखाया था ताकि तुम गलियों में लड़ते फिरो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके दादा एक डोजो चलाते हैं और काफी ज्यादा ही फेमस भी हैं अपने डोजो की वजह से। यहाँ पर दद्दू एक तलवार निकालते हैं और जीरो से कहते हैं कि ये तलवार आजुमा फैमिली की धरोहर है, और तुम्हें पता है ये तलवार हमारे पूर्वजों को एडो पीरियड में एक महान शोगन ने दी थी। ये सुनते ही जीरो बड़े कैजुअली कहता है कि पक्का तब तो ये तलवार बिल्कुल नकली होगी। ये सुनते ही भाई दद्दू का दिमाग गर्म हो जाता है और वो तलवार निकालकर हमारे बंदे को दौड़ा लेते हैं और कहते हैं कि अब मैं तेरे ऊपर टेस्ट करके देखता हूँ कि ये तलवार नकली है या असली। और हमारे बंदे की भाई गंदी वाली फंस जाती है। जब थोड़ा सा मामला ठंडा होता है तो दद्दू जीरो को बताते हैं कि आज विलेज में एक एसोसिएशन की मीटिंग है, तो उन्हें रात में आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। तभी अचानक से वही कौआ हमारे बंदे के पास बड़े घबराते हुए आता है, जिसे कि उसने उस ब्रिज में बचाया था, और बताता है कि पास ही के जंगल में उसने एक काली बिल्ली देखी है जो कि बुरी तरीके से घायल है। तो हमारा बंदा ये सुनते ही उसे बचाने के लिए दौड़ता है और वो कौआ उसका रास्ता दिखाता है। वो लोग जैसे ही बिल्ली के पास पहुंचते हैं तो सही में बिल्ली की काफी गंदी हालत हो रखी थी। वो कौआ हमारे जीरो को बताता है कि उसने आज पहली बार इस बिल्ली को यहाँ पर देखा है। जीरो यहाँ पर उस बिल्ली की हालत को देखकर समझ चुका था कि भाई इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये मारी जाएगी। इधर हम इस बिल्ली को देखते हैं जिसका नाम रागो है। उसके माइंड में एक काला साया उससे कह रहा होता है कि चलो अब उठो और अपनी सारी ताकत मुझे दे दो। रागो अपनी आंखें खोलता है और उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपनी ताकतें नहीं दूंगा। जिस पर वो काला साया कहता है तो फिर मरो। अचानक से रागो की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को एक अजीब से कमरे में पाता है, जो कि ऑब्वियसली हमारे जीरो का था। वो उठता है तो उसके सामने जीरो आता है, जो कि उसके लिए खाने के लिए कुछ लाया हुआ था। जीरो उससे बात करने की कोशिश करता है, जिस पर रागो कहने लगता है कि ऐसा ये मुझसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि मैं कुछ बोलूंगा और ये समझ जाएगा। कितना पागल इंसान है ये। अब भाई यहाँ पर रागो को तो पता नहीं था कि जीरो को जानवरों की भाषा आती है, तो हमारा जीरो से कहता है कि अच्छा मुझे पागल कह रहे हो तुम। ये सुनते ही भाई रागो के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो डर के मारे तुरंत ही बेड के नीचे छुप जाता है कि भाई ये इंसान को मेरी भाषा कैसे समझ आ रही है।
तो हमारा बंदा उससे कहता है कि चिंता मत करो, तुम पहली बार किसी इंसान से बात कर रहे हो इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा होगा। और फिर वो उसे बताता है कि उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि वो जानवरों और पक्षियों से बात कर सकता है। लेकिन राघो इस पर विश्वास नहीं करता है, तो हमारा बंदा उसके सामने लाता है कैट फूड। और भाई ना चाहते हुए भी अब पापी पेट के लिए राघो को बेड से नीचे आना पड़ता है और खाना पड़ता है। राघो उससे कहता है कि आखिरकार तुम समझ ही गए कि एक आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होते हुए जाता है। जिस पर जीरो कहता है कि क्या तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि तुम एक आदमी हो, तुम बिल्ले हो, याद रखो। ये सुनते ही भाई राघो गुस्से में आता है और उससे कहता है क्या मैं कोई बिल्ला विल्ला नहीं हूँ। और फिर वो बताता है कि उसका नाम राघो है और वो एक मोनोरोको है। मोनोरोको भाई लोग एक टाइप के जापानीज मॉन्स्टर या स्पिरिट होते हैं। और हमारा जो राघो है वही है जो कि किसी भी जानवर या किसी भी चीज में अपना रूप बदल सकता है। राघो उसे ये भी बताता है कि उसी के जैसे कुछ मोनोरोको शहर में इंसान और जानवरों के रूप में रह रहे हैं और कुछ मोनोरोको जंगलों में रह रहे हैं। वो यहाँ पर जीरो को इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इसीलिए दे रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि जीरो भी भाई एक मोनोरोको है जो कि इंसान के रूप में रह रहा है। लेकिन भाई जीरो शॉक होते हुए कहता है कि अगर तुम मोनोरोको हो तो तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ, क्या बहस वहस हो गई थी क्या। ये सुनते ही राघो समझ जाता है कि यह तो एक नॉर्मल इंसान ही है क्योंकि इसका रिएक्शन काफी ज्यादा ही हैवी था। खैर वो जीरो के क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहता है कि वो काफी समय से आराम से सो रहा था, तभी कुछ मोनोरोकोज ने उसे जगाया और उससे मदद मांगने लगे। लेकिन हमारे बंदे को उनकी मदद करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, तो वो उनसे कह देता है कि भाड़ में जाओ और इसी मारे वो गुस्से में आकर उसकी ये हालत कर देते हैं। जीरो उससे हैरानी से पूछता है कि भाई वो तो तेरी प्रजाति के थे तो तुझे मदद करनी चाहिए थी। इस पर राघो कहता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है जो कि अपनी कमजोरियों को दूसरे के पीछे छुपाते हैं, इसीलिए मैंने मना कर दिया। खैर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम तो इंसान हो, तुम्हें वैसे भी इन सब चीजों पे विश्वास होने वाला नहीं है। जिस पर हमारा बंदा कहता है कि यार तुम्हें पता ही है कि मैं जानवरों से बात कर सकता हूँ, तो मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगता। इधर दूसरी तरफ भाई जंगल में हम उसी स्पॉट पर जहाँ पर राघो पड़ा हुआ था ना, वहाँ पर एक लड़की को खड़ा पाते हैं जो कि भाई अपनी एजेंसी में रिपोर्ट दे रही होती है एक सीबू नाम के बंदे को। और इस लड़की का नाम भाई किमोजी है। वो सीबू से कहती है कि वो जो स्पेशल एनर्जी सेंस हो रही थी वो यहाँ आकर खत्म हो गई और यहाँ पर बहुत सारा ब्लड पड़ा है, शायद ये उसी का है। और वो इस पॉइंट पर वो हमारे राघो की बात कर रही थी, जिस पर सीबू से ऑर्डर देता है कि तुम अभी सर्च बंद कर दो, हम जल्द ही अपने ग्रुप को साथ लाएंगे और एक साथ मिलकर उसे ढूंढेंगे। अब भाई जब इन लोगों की यहाँ पर बात चल रही थी ना, तो वहीं पर एक पेड़ के किनारे छुपकर एक बंदा उन्हें देखते हुए मुस्कुरा रहा था। ये स्टोरी तो चलती रहेगी लेकिन हाइप का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमें अच्छा खासा मोटिवेशन मिल सके। कमेंट के बगल में ही है तो यार मत भूलिए और दबा दीजिए। तभी सीन शिफ्ट होती है जीरो की तरफ, जहां पर वो राघो को नहला रहा था अच्छी तरीके से और वो देखता है कि भाई राघो की इंजरीज तो काफी जल्दी हील हो चुकी हैं। और भाई राघो को नहलाते हुए उसे अपनी भाई वही पुरानी वाली डॉग की याद आ जाती है जो कि काफी ज्यादा ही लॉयल और स्वीट थी और उसकी काफी अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी। अब भाई इन सब चीजों के बाद काफी ज्यादा ही रात हो जाती है और जीरो भाई सारे घोड़े बेचकर सो जाता है। राघव अब जाने के प्लान में था क्योंकि वो पूरी तरीके से हील हो चुका था, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो अभी भी वापस नहीं आई थी, मतलब वो काफी ज्यादा ही कमजोर लग रहा था। वो हमारे बंदे को जाते हुए थैंक यू कहता है और फिर वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है जीरो की, जिसने कि भाई सब्स्टिट्यूट जिस्सू का यूज किया था क्योंकि वो एक निंजा है और अपने बेड में एक सब्स्टिट्यूट को लिटा दिया था। और वो उससे कहता है कि कहाँ जा रहे हो। इस पर राघो कहता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं है। जिस पर फिर जीरो कहने लगता है कि शायद तुम भूल रहे हो, मैंने तुम्हें बचाया है। जिस पर राघो कहता है कि क्या मैंने कहा था कि तुम मुझे बचाओ, तुमने मेरी हेल्प की क्योंकि तुम करना चाहते थे, तो फिर मेरे सामने ये सेवियर बनने का कोई नाटक मत करो। पर जीरो फिर भी उसे रोकने की कोशिश करता है और जाने से मना करता है, जिस पर राघो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है और कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि मैं एक मोनाराकी हूँ, एक मैन ईटर मॉन्स्टर, तो तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। तुम और मैं एक अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं, इसीलिए मुझ पर एहसान करो और मुझे अकेला छोड़ दो। अब भाई इन दोनों की तगड़ी वाली बहस चल रही होती है, तभी इनके बीच में तीसरा बंदा कूद पड़ता है और कहता है लगता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा ही इंजॉय कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन कर सकता हूँ। ये राघो को जानता है और भाई ये खुद भी एक मोनोरोको है और भाई ये वही बंदा था जो कि उस टाइम पर पेड़ के पीछे हंस रहा था। अब भाई इस बिन बुलाए मेहमान का आना हमारे बंदे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और जीरो ठहरा जीरो वो उससे कहता है क्या भाई तुम्हें क्या लोगों के घर में बिना बुलाए जाने की आदत है। देखो
मुझे नहीं पता तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। अभी मेरा दिमाग सटका हुआ है, इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना बहुत बुरा होगा। ये सुनकर भैया ये बंदा भी अपने मोनोरोकी फॉर्म में आ जाता है और जीरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन राघु जीरो को बचाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। उसका पीछा करते हुए ये बंदा भी जंगल की तरफ भागने लग जाता है। इस पॉइंट पर राघु फाइट कर सकता था, लेकिन वो अभी अभी हील हुआ था और उसकी स्ट्रेंथ भी रिकवर नहीं हुई थी, इसीलिए वो भागना सही समझ रहा था। पर वो बंदा राघु को चेस कर लेता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अच्छा तुम ही हो वो लेजेंडरी मोनोरोको राघु द ब्लैक स्टार। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, चलो अब हमारे साथ वापस चलो। और भाई इस पॉइंट पर हमें पता चलता है कि राघु के ऊपर जो सील लगी हुई थी वो इसी बंदे के ग्रुप ने हटाई थी। मतलब यार कुछ ना कुछ तो काम होगा। और वो यहाँ पर उससे चौड़ में कहता भी है कि अब चुपचाप से हमारे साथ चलो वरना तुम्हारे साथ काफी बुरा होगा और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने ही कॉमरेड को नुकसान पहुंचाऊं। जिस पर राघु कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, मैं और तुम्हारा कॉमरेड, तुम्हें सिर्फ मेरी पावर्स चाहिए और अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो आओ और लड़ो और मुझसे पावर्स ले लो, लेकिन याद रखना फिर यहाँ से तुम जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाओगे। इस पर वो मोनोरोको भी तैयार हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर जीरो अपने दादाजी की वही स्वॉर्ड लेकर आ जाता है और उस मोनोरोको के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिससे कि उसका हाथ आधा इंजर्ड हो जाता है। राघु जीरो को यहाँ पर देखकर काफी शॉक था और उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर जीरो कहता है कि पागल मैं नहीं तुम हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता और तुम मर जाते तो जो मैंने इतनी मेहनत की है तुम्हें बचाने के लिए वो सारी की सारी वेस्ट हो जाती, इसीलिए अपना तुम मुंह बंद रखो। यहाँ पर भाई राघु को हमारे बंदे की चिंता थी, इसलिए वो उससे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन जीरो ठहरा जीरो वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। इधर हम देखते हैं कि वो मोनोरोको अपने फुल मोनोरोको फॉर्म में आ जाता है, मतलब एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। पर वो ये देखकर हैरान था कि उसके इस फॉर्म को देखकर जीरो बिल्कुल भी हैरान नहीं है, बल्कि उसने अपनी स्वॉर्ड को बिल्कुल एक समुराई की तरह पकड़ लिया है, लड़ने के लिए तैयार। अब भाई भेड़िया जीरो के ऊपर अटैक कर देता है। जीरो उसके अटैक को इजीली डॉज करता है और उस भेड़िया के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता ही कि अचानक से वो भेड़िया गायब हो जाता है उसकी आंखों के सामने से और उसके पीछे आकर अपना बड़ा सा नाखून उसके सीने में घुसा देता है। ये देखकर राघु हैरान और इधर जीरो जमीन पर मरा पड़ा हुआ था। राघु उसके पास आता है, तभी वो वुल्फ उससे कहता है कि लो तुम्हारे खाने का इंतजाम हो चुका है, इसे खा लो और अपनी वापस से फुल पावर में आ जाओ। ये सुनते ही राघु का दिमाग खराब होता है और वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, अब तुम मरने वाले हो। इसके बाद राघु जीरो से बात करते हुए कहता है कि सही में तुम बेवकूफ हो, मेरी इतनी बार वार्निंग देने के बाद भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया ना। अगर अब तुम मर गए तो मैं क्या जवाब दूंगा अपने आप को। अगर मैं तुम्हें खा लेता हूँ तो मुझे अपनी खोई हुई ताकतें तो मिल जाएंगी, लेकिन मैं ये करके उस बेवकूफ मॉन्स्टर की बात नहीं मानना चाहता। इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम मुझे खा लो, क्योंकि तुमने मुझे बचाया है, इसीलिए वो एहसान मुझे अब चुकाना होगा और अब मैं वही एहसान तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। और भाई ये कहकर राघु डिसाइड करता है कि वो अपनी फाइनल लाइफ लाइन सारी की सारी जीरो को दे देगा और भाई वो ऐसा करता भी है, जिससे कि ये दोनों ही फ्यूज हो जाते हैं और इनके अंदर से जो ऑरा निकलता है उसे ये लोग फील कर लेते हैं और तुरंत ही उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर भाई ये वेयरवुल्फ तो पूरी तरीके से बौखला जाता है और उससे कहता है कि लगता है तुम पागल हो चुके हो, तुमने अपनी इतनी नायाब ताकत इस नॉर्मल इंसान को दे दी। इधर हम देखते हैं कि भाई जीरो उठ चुका था और जैसा निशान राघु के सीने पे था ना वैसे ही हमारे बंदे के सीने पे भी आ जाता है। और इधर भाई जीरो को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जिंदा कैसे हो गया फिर से। और इस पॉइंट पर राघु जीरो से बात कर पा रहा था। जीरो से पूछता है कि भाई ये क्या हो रहा है, तो वो कहता है कि मैं ये सब तुझे बाद में समझा दूंगा, पहले इस भेड़िया से निपटते हैं। इधर हमारा बंदा पूरी तरीके से कंफ्यूज और परेशान होते हुए उस भेड़िया के खतरनाक अटैक को डॉज करता है और बचता है। और फिर भाई यहाँ पर वो एक फाइनल अटैक करता है जो कि भाई देखने में काफी ज्यादा ही खतरनाक था। एक ब्लैक शैडो उसकी पूरी बॉडी से निकलती है और वो डायरेक्ट अटैक कर देता है उस भेड़िया को और एक ही अटैक में वो भेड़िया खत्म हो जाता है। इधर हमारे बंदे को अपने सवालों का जवाब मिल पाता उससे पहले ही वो जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बंदे थे ना वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर हमारा बंदा और कंफ्यूज, अब ये लोग कौन है। इस पर सीबा उससे कहता है कि घबराओ मत, हम कोई मोनोआरोको नहीं है, हम ब्यूरो ऑफ स्पियाजे से हैं और हम बस तुम्हें अपनी कस्टडी में लेना चाहते हैं। ये सुनकर हमारा बंदा कहता है क्या, कौन सी कस्टडी, तुम ऐसे ही मुझे नहीं ले जा सकते। तभी भाई पीछे से ये लड़की अपनी तलवार के नोक से उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है और कहती है कि अब बताओ हमें इसका क्या करना है। सीबू कहता है कि अब कुछ नहीं, ये मोनार्क है
और ये बंदा हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें इससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी। तो किमोजी भाई उसकी टांग पकड़ के घसीटते हुए ले जाने लग जाती है। वहीं हम अपने बंदे को देखते हैं जो कि एक वाइट स्पेस में था और उसे बस इतना याद था कि उसे एक काली बिल्ली मिली थी जिसके अंदर सुपर पावर्स थी और उसकी वजह से उसके एक मॉन्स्टर से फाइट हुई। तभी उसे रागू दिखता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है। तो वो कहता है कि अभी ये क्या हो गया, जिस पर रागू भी उसके मजे लेते हुए कहता है कि बेटा तू अपने आप को देख, डोनट बना फिर रहा है। और सही में भाई उसके सीने में एक छेद था। तभी हमारे बंदे की आंखें खुल जाती हैं। उसे पहले लग रहा होता है कि ये सब एक नाइटमेयर था, लेकिन तभी वो अपने छाती पे बने हुए मार्क को देखता है जो कि बिल्कुल विजिबल दिख रहा था। तो उसे यकीन हो जाता है कि नहीं यार ये सब रियल है। वहीं किमोजी भी बैठी हुई थी जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि जीरो 2 दिन से बेहोश है। फिर किमोजी शिबू को फोन मिलाती है और उसे बताती है कि जीरो उठ चुका है। इतने में ही रागो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में उनके सामने आ जाता है जिसे कि किमोजी भी देख पा रही होती है और ये दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि बाहर से शिबू आराम से सुन पा रहा होता है और वो अंदर जाता है और इन दोनों की लड़ाइयों को बंद कराता है। अब इस पॉइंट पर हमारे बंदे के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे इनकी टीम को लेकर, जो कि वो शिबू से धीरे धीरे करके पूछने लग जाता है। शिबू कहता है कि क्या तुम ओनोआबान को जानते हो या ऐसी ही कोई चीज को, जिस पर जीरो कहता है कि हाँ इसके बारे में सुना तो है मैंने, शायद ये कोई अंडरकवर एजेंट हुआ करते थे जो कि एडो के लिए काम किया करते थे। इस पर शिबू कहता है कि हाँ तुम सही हो, वो लोग पहले मोनोराको को मारा करते थे और अब मॉडर्न वर्ल्ड में हम ये काम करते हैं। वैसे तो मोनोनो को आसानी से अटैक नहीं करते, लेकिन इन दिनों हमारी एक फैसिलिटी के ऊपर ह्यूमन लाइक मोनोनोकोज ने अटैक किया और हमारी फैसिलिटी में बंद एक बहुत खतरनाक चीज को चुरा लिया, जो और कुछ नहीं हमारा बिल्ला था। ये सुनकर हमारा बंदा समझ जाता है कि रागू किस गहरी नींद की बात कर रहा था। अब शिबू कहता है कि मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तुम बताओ कि ये सब कैसे हुआ। तो हमें तो ये सारी स्टोरी पता है। तो वो भी इसे बता देता है, जिस पर भाई ये लड़की उस पर भड़क जाती है कि तू पागल है क्या, ऐसे कौन मुसीबत को दावत देता है। लेकिन यहाँ पर शिबू बिल्कुल शांत था क्योंकि अब जो हो गया सो हो गया। वो इससे कहता है कि तुम दोनों आपस में फ्यूज हो गए हो हमेशा के लिए और इसे मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना पड़ेगा हमारी प्रोटेक्शन में। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं कि उसने इसके रूम के बाहर गार्ड बैठा दिए होते हैं कि ये कहीं भाग ना पाए और हमारा बंदा परेशान था क्योंकि अब वो जेल की जैसी जिंदगी जी रहा था। इस पर राघव टॉन्ट मारते हुए कहता है कि और बन जा मसीहा मेरा, बचा लिया मुझे और खुद फंस गया तो अब रोने का कोई फायदा नहीं है, देख क्या रायता फैल गया। और तुझे क्या लगता है जैसा शिबू ने कहा वो तुझे प्रोटेक्शन देगा वैसा ही होगा? सोच जरा, जिसने मुझे इतने सालों तक की बांध कर रखा क्या वो तुझे फ्री घूमने देगा? और तब जब तू एक मोनोरोको से फ्यूज है, ऐसा नहीं होने वाला। ये सुनते ही हमारा बंदा समझ जाता है कि भाई उसे जैसे तैसे करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। इधर गार्ड्स को कमरे में से अजीब सी आवाज आती है। वो जैसे ही गेट खोलते हैं तो सामने भाई बहुत सारे क्रू उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए हमारा बंदा वहाँ से भाग जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये कौवे तो हमारे बंदे के दोस्त बन चुके हैं जिन्हें कन्विंस करने में इसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब वो इन्हें थैंक यू कहते हुए कुछ स्नैक्स देता है जिन्हें लेकर कौवे वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा बंदा सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो वो सोचता है कि इतने दिनों से मैं घर से बाहर हूँ तो मुझे जल्दी से जल्दी अपने ग्रैंडफादर के पास जाकर इन सारी खिचड़ी के बारे में बताना चाहिए उन्हें। तो वो जल्दी से जाता है अपने विलेज में। तभी राघव गायब हो जाता है कि कहीं उसे कोई देख न ले। इतने में ही जीरो के पीछे उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि आखिरकार तुम इतने दिनों बाद आ ही गए। जीरो कहता है कि मुझे आपको कुछ बताना है, जिस पर उसके ग्रैंडफादर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर नहीं, मेरे पीछे आओ, और उसे वो कहीं ले जाने लगते हैं। जीरो कहता है कि आखिर और कितना चलना होगा, जिस पर वो कहते हैं शांति से चलो, और वो उसे एक बहुत बड़े स्टेडियम में ले आते हैं। जीरो कंफ्यूज होकर कहता है कि आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कोई रोकेगा नहीं, और ये कहते ही वो भाई जीरो के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने ये सब क्या कर दिया है। जिस पर वो कहता है कि अरे मैं घर छोड़ने के लिए माफी मांगता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे शिबू ने सब कुछ बता दिया है, तुमने एक मोनोरोको को पोजेस कर लिया है और अब एजेंसी एस्पिनियोस तुम्हारे पीछे है। जीरो ये सब सुनकर हैरान था क्योंकि जो वो बताने आया था वो तो उसके ग्रैंडफादर को पहले ही से पता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रैंडफादर असल में पहले एस्पियोनेस के एक एजेंट हुआ करते थे और उन्होंने अपने इन्हीं हाथों से पता नहीं कितने सारे मोनोरोकोस को मारा है। अब ये सुनने के बाद जीरो और ज्यादा ही हैरान हो जाता है कि भाई मेरे दद्दू ने क्या क्या छुपा के रखा है मुझसे। राघो भी बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे तो शक हो ही रहा था पहले ही से। राघो को देखकर ग्रैंडफादर उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि उसने उनके खून को पोजेस कर लिया है। तो वो कहता है कि अब तुम्हें खत्म होना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता कि वो एस्पियोनेस वाले मेरे ग्रैंडसन को एक्सप्लॉइट करें, तो उससे पहले ही
मैं खत्म कर दूंगा तुम्हें और फिर खुद को खत्म कर दूंगा। और ये कहते हुए वो भाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। ये सुनकर हमारे बंदे की और ज्यादा ही फटती है और वो कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन ग्रैंडपा कुछ सुनने से पहले ही उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर राघो भी तारीफ करता है कि भाई बुड्ढे के अंदर काफी ज्यादा ही जोश है, जिस पर जीरो कहता है कि हाँ मुझे पता है, और उसके इतना कहते ही उसे एक और पंच पड़ जाता है। यहाँ पर ग्रैंडफादर बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी इस स्किल को डेवलप किया और थोड़ा बहुत सेल्फ डिफेंस के लिए जीरो को भी सिखाया। और यहाँ पर वो थोड़ा सा दुखी होते हैं कि भाई अब उन्हें खुद अपने ग्रैंडसन को मारना पड़ेगा। और ये कहते हुए वो अपने ठंडे दिल से उसे फाइनल ब्लो में खत्म ही करने वाले होते हैं कि तभी राघो बीच में आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि क्या कर रहा है, ये बुड्ढा तुझे मार देगा। जिस पर जीरो उसे वापस जाते हुए कहता है कि मैंने तुझसे कहा था ना, जब तक मैं तुझे ना बुलाऊं तब तक मत आना, तो शांति के साथ चले जाए, ये मेरा मैटर है। तो राघो भी चला जाता है। इधर ग्रैंडफादर को जीरो का एक मोमेंट याद आता है। उसे बचपन से ही जानवरों को बचाने का काफी ज्यादा ही शौक था और इसी चक्कर में वो एक छोटी सी बिल्ली को बचाने के लिए एक पेड़ की डाल पर चढ़ गया था, जिससे फिसल के वो गिरने ही वाला था, लेकिन सही समय पर ग्रैंडफादर ने उसे बचा लिया था और फिर उसे काफी ज्यादा ही डांटा था। वो उसे समझाते हैं कि लोगों की मदद करना अच्छा है, लेकिन उसके चक्कर में अपने आप को भी नुकसान पहुंचाना ये सही नहीं है। इसीलिए अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो पहले ताकतवर बनो, तभी तुम सबकी मदद कर पाओगे। और ये बात जीरो को काफी ज्यादा ही लग गई थी और उस दिन से जीरो ने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो दूसरे जानवरों की मदद कर सके। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये मौत का खेल है जिसमें तुमने अभी कदम ही रखा है। ये दुनिया बहुत ज्यादा ही जालिम है, अगर तुमने यहाँ पर आए हो तो तुम्हें कभी कभी अपने ही लोगों को बेरहमी से मारना पड़ेगा, और जो भी तुम खून बहाओगे इसका डायरेक्ट असर तुम्हारी सोल पर होगा और तुम्हें काफी ज्यादा ही दुख होगा। ये पूरी दुनिया ही बुराई से भरी हुई है और इस दुनिया में मैं लड़ा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, जिससे कि तुम वो न बन सको जो मैं पहले था। जीरो यहाँ पर उनसे माफी मांगता है और कहता है, मैंने राघो को बचाकर जो कुछ भी किया इसके लिए मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, और मैंने जो भी मैस फैलाया है उसे मैं खुद साफ करूंगा और अपना नया रास्ता ढूंढूंगा। अगर आपको अभी भी मुझे मारना है तो आप मुझे मार सकते हैं। ग्रैंडपा गुस्से में उसे एक जोरदार पंच मारने के लिए बढ़ते हैं, जिससे बचने के बजाय जीरो अपना सर उनके सामने ले आता है और एक जोरदार पंच उसको लगता है। ये देखकर भाई राघो भी हैरान था कि इतना खतरनाक पंच खाने के बाद भी जीरो भाई खड़ा हुआ है, और वो जीरो से कहता है कि पागल है क्या, तुझे बचना चाहिए था। और भाई इन दोनों के बीच में वापस से बहस स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर ग्रैंडफादर को वापस से एक फ्लैशबैक याद आता है। वो कहने लगते हैं कि सही में ये पागल है, इसने कभी भी इंसानों और जानवरों में फर्क नहीं किया, सबको इक्वल ट्रीट किया है। यहाँ पर हमारा बंदा बहुत जिद्दी था और ग्रैंडपा ये अच्छी तरीके से जानते थे, तो वो यहाँ पर हार मानकर वहाँ से निकल जाते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। फिर हम देखते हैं कि भाई इतना पिटने के बाद हमारा बंदा गर्म पानी में आराम से बात ले रहा होता है और उसे काफी ज्यादा ही मजा आ रहा था। और राघो भाई उसे इतना पिटा हुआ देखकर समझा रहा होता है कि यार कभी कभी हेल्प मांग लेनी चाहिए, मैं तेरे लिए इसलिए हूँ, अगर तू मर जाता तो मेरे बचाने का क्या फायदा होता। जिस पर हमारा बंदा कहता है कि ठीक है सॉरी, अगली बार कुछ होगा तो मैं तेरी हेल्प जरूर लूंगा, हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। और वहीं बाहर हम ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि भाई सीबू से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर सीबू कहता है कि हम उसे एलिमिनेट नहीं करेंगे, हम उसे अपनी एजेंसी का मेंबर बना लेंगे और हमारे साथ वो भी फाइट करेगा। जिस पर भाई ग्रैंडफादर भी मान जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि भाई साबुन खत्म हो चुका होता है, तो वो कहता है कि अरे बुढ़ाऊ साबुन खत्म हो गया, जल्दी से दे दो। जिस पर दद्दू कहते हैं कि हाँ लेके आ रहा हूँ। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर हमारा बंदा तैयारी कर रहा होता है क्योंकि अब वो ब्यूरो वालों के साथ काम करने वाला है। राघो उससे कहता है कि देख ले बेटा आखिरी बार इस घर को, फिर पता नहीं कब वापस आए, और वैसे भी जो हमें लेके जा रहे हैं पता नहीं वो हमारे साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन जीरो हमेशा की तरह बिल्कुल चिल था, क्योंकि भाई डरने से कुछ भी नहीं बदलेगा। इतने में ही कीमोजी उसे लेने के लिए पहुंच जाती है और भाई हमारे बंदे को लेने के लिए वो बिल्कुल ट्रक में आई थी। वो उससे कहती है कि जल्दी से चल बाय बू कर और यहाँ से निकलते हैं। फिर हमारा बंदा अपने दादा से भाई हाय हेलो करता है, जिस पर दादा उससे कहते हैं कि कुछ भी करना बस मरना नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई कीमोजी हमारे बंदे के हाथ में हथकड़ी लगा देती है, जो कि भाई हमारे बंदे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इस पर कीमोजी इससे कहती है कि शांति से चुपचाप बैठ जा, वैसे भी तू कोई ह्यूमन नहीं रहा जो मैं तेरी खातिरदारी करूं, इसीलिए शांति से बैठे रहे। और भाई ये सुनकर हमारे बंदे को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है और वो कुछ कर पाता उससे पहले ही कीमोजी एक जोरदार मुक्का बगल में मारती है और उसे धमकी देती है। और उन दोनों की ये किटपिट आवाज सुनकर राघो बाहर आ जाता है और अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि यार पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया, किसी को सोने भी नहीं देते हैं। हमारा बंदा उससे कहता है कि अच्छा तभी मैं सोचूं तू इतनी देर से बोल क्यों नहीं रहा है, तू सो रहा था ना। जिस पर वो कहता है हाँ तुम लोगों की बकवास अब कौन ही सुने। जिस पर कीमोजी कहती है कि बकवास तो ये कर रहा है। तभी राघो कुछ सेंस करता है और कहता है कि लो बिन बुलाए मेहमान आ गए यहाँ पर। और हम देखते हैं कि ड्राइवर बताता है कि
वैन के चारों तरफ बहुत ज्यादा ही कोहरा आ चुका है। तभी वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही ड्राइवर के बगल वाले बंदे की मुंडी को एक काट देता है और पूरा ट्रक भाई पलट जाता है। कि मुझे तुरंत ही अलर्ट मोड में आ जाती है और हमारे बंदे से कहती है कि तुम यहीं रहो, मैं जरा बाहर देखती हूँ। और वो जैसे ही बाहर निकलती है तो देखते है कि चारों तरफ कोहरा है और वो लोग एक एक्सपेक्ट्रल जोन में आ चुके हैं। यहाँ पर कीमूजी देखती है एक बंदे को जो कि एक जाइंट के ऊपर बैठा होता है और वो जाइंट उनके ड्राइवर को खा रहा होता है। और उसके ऊपर जो बंदा था वो कहने लगता है कि यार ये सारा काम मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये जो असाइनमेंट मिला है उसे कंप्लीट करना होगा, और वैसे भी ये ड्राइवर्स का मीट काफी ज्यादा ही बेकार होता है। और मुझे लगा था यहाँ पर कोई अच्छा अपोनेंट मिलेगा, लेकिन ये तो एक लड़की आ रही है। एक्सपेनोस तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है। और ये कहकर वो ब्यूरो की बेइज्जती करने लगता है जो कि कीमूजी से सुनी नहीं जाती और वो उससे कहती है कि बकवास बंद करो, और अपनी वॉच को एक्टिवेट करते हुए अपने सूट अप कर लेती है। ये देखते ही वो बंदा मुस्कुराता है और अपने जाइंट से कहता है कि चल बेटा बैटल मोड में आ जा, मजा आने वाली है। और ये कहते ही भाई वो बीस्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है खतरनाक मॉन्स्टर में, और वो टोपी वाला बंदा भी अपने रियल मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। यहाँ पर कीमूजी अपनी रिफ्लेक्सेस का मदद से हर एक अटैक को डॉज करती है, उनके ऊपर अटैक कर रही होती है। इसी बीच में उसे ये भी समझ आ जाता है कि ये जो मॉन्स्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ही सॉलिड है, और वहीं पर जो दूसरा कैप वाला बंदा है वो बहुत ज़्यादा ही स्पीड है। वो ये सब चीज़ सोच ही रही होती है कि तभी अचानक से अपनी स्पीड से वो बंदा उसके पीछे आ जाता है और कीमूजी को एक जोरदार अटैक देता है, जिससे कि कीमूजी दूर जाके गिरती है। ये आवाज हमारा बंदा सुन लेता है और हड़बड़ाते हुए कहता है कि बाहर क्या हो रहा है, जिस पर रागो चिल होकर कहता है कि बाहर मोनोरोकोज आ चुके हैं। ये सुनकर हमारा बंदा हैरान। तब रागो कहता है कि जब तुम लोग अपनी बकवास कर रहे थे ना, तब मैंने अपने सेंसेस से पता कर लिया था कि हम लोग एक एक्सपेक्ट्रल जोन में पहुंच चुके हैं। ये सुनकर वो कहता है कि ये क्या होता है। तो रागो बताता है कि एक्सपेक्ट्रल जोन समझ लो तुम एक तरह से दूसरी डायमेंशन होती है जहां पर मोनोरोकोज रहते हैं, और यहाँ पर उनकी पावर्स काफी ज्यादा ही होती है। तो शायद उन्हीं में से किसी मोनोरोको ने हमें टारगेट बना लिया है। इस पर जीरो कहता है कि अबे तो तू देख क्या रहा है, जल्दी से मेरी बेड़ियां खोल और मैं जाऊं उसे बचाने के लिए। जिस पर रागो कहता है कि देख भाई, ये बेड़ियां कोई नॉर्मल बेड़ियां नहीं है, ये स्पेक्ट्रल एनर्जी को रोकती हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इस पर जीरो कहता है तब तो मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा, लेकिन राघव उसे रोकता है और कहता है कि बेटा अगर तू उधर गया तो तुम बेवजूल में मारा जाएगा, क्योंकि मैं तो तेरी मदद नहीं करने वाला, इसीलिए एक काम कर, तू यहाँ से खिसक ले, तेरी भलाई है। क्योंकि अगर तू मोनोरोको के पास जाता है तो वो भी तुझे मारेंगे, और अगर तू ब्यूरो के पास जाता है तो वो पता नहीं तेरा क्या करेंगे, इसीलिए यहाँ से निकल ले और अपनी जान बचा, उन्हें मरने दे। जिस पर हमारा बंदा कहता है तूने जो भी कहा वो बहुत ज़्यादा ही मीन था। पहली बात तो ये बात ना ब्यूरो की है ना मोनोरोकोस की, ये बात है कोई बाहर लड़ रहा है और उसे मेरी मदद की ज़रूरत है, तो मैं जाऊंगा। इधर हम देखते हैं कि भाई बंदी की हालत बहुत गंदी हो चुकी थी और ये दोनों मॉन्स्टर उसको गंदी तरीके से मारने के लिए रेडी हो चुके थे। बड़ा मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसे कि वो डॉज कर लेती है, लेकिन उसके अटैक से उस ट्रक का पिछला पूरा हिस्सा उखड़ जाता है और उसी में हमारा बंदा भी था जो कि भाई उसी अटैक से दूर जाके फेंकता है। जिस पर राघो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तू कुछ बचाने वाली बात कर रहा था, अब लगता है कि मुझे तुझे खुद बचाना पड़ेगा। तभी अचानक से ये मॉन्स्टर कहता है कि ओहो आखिरकार जीरो तुम मुझे मिल गए, तू वही है ना जिसको राघो ने पोजेस किया है, मुझे तेरे को ले जाना है, अब तू डिसाइड कर कि तुम हमारे साथ चलना चाहता है या मरेगा यहाँ पर, तेरे पास 10 सेकंड हैं। ये सुनकर जीरो कीमूजी से हथकड़ी खोलने के लिए कहता है, लेकिन भाई ये बंदी मना कर देती है कि नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। वो कहता है कि अगर तूने रिस्क नहीं लिया तो ये अभी हम लोगों को खत्म कर देगा। लेकिन कीमूजी के अलग ही नशे, वो अकेले ही लड़ने के लिए निकल जाती है, लेकिन जैसे ही सामने मॉन्स्टर आता है उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहां पर वो अपनी मॉम के फ्यूनरल में थी और उसकी मॉम को भी एक मोमोरोकी ने मारा था। क्या ये अब अपने क्लैन को आगे बढ़ा पाएगी या अपनी मॉम की तरह मारी जाएगी? जिस पर वो अपने फादर से कहती है कि नहीं मैं भी अपनी मॉम की तरह बनूंगी और आप सबको प्राउड फील कराऊंगी। इधर हमारा बंदा अपनी मौत को इतना करीब देखकर उससे कहता है कि पागल लड़की जल्दी खोल। कीमूजी तुरंत ही उसके हैंकर कफ को खोलती है और जैसे ही उसका हथकड़ियां खुलती हैं भाई वो राघो की पावर का यूज करके एक जोरदार मुक्का मारता है उस हल्क को, और कीमूजी इस हड्डी पहलवान के ऊपर अटैक कर देती है और उसे भाई टुकड़ों में काट देती है गंदी तरीके से, और हमारा बंदा तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है। राघो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या हुआ, इतने में ही तेरी पावर खत्म हो गई? जीरो उससे कहता है कि अपनी
बकवास बंद कर। अब भाई यहाँ पर ट्रक की तो बैंड बज चुकी थी, तो ये लोग सोचते हैं कि अब यहाँ से कैसे निकला जाए। वहीं दूसरी तरफ हम सीबा को देखते हैं जो कि अपने हायर अप से बात कर रहा होता है और उनके सामने एक ऑफर रखता है कि वो एक नई टीम बनाना चाहता है जिसमें वो जीरो को रखेगा, जिस पर ये हायर अप साफ साफ मना करने लग जाते हैं कि तुम एक हाफ मोनोरोको और हाफ ह्यूमन को अपनी टीम में रखना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। सीबू ने समझाने की कोशिश करता है कि राघो ने अभी कोई भी लफड़ा नहीं किया है तो शायद वो हमारे लिए सेफ है, और वैसे भी जितने भी मोनोरोको हैं इस समय राघो को पीछे पड़े हुए हैं, तो हम उसे एक चारे की तरह यूज कर सकते हैं और सारे मोनोरोकोस को खत्म कर सकते हैं। जब हमारा काम हो जाएगा तब हम इसे भी खत्म कर देंगे और ये बंदा हमारे लिए बहुत अच्छा वेपन रहेगा। तो बताइए आपका क्या फैसला है? इस पर ये हायर अप्स थोड़ा सा सोचते हैं और उसे अप्रूवल दे देते हैं और यहाँ पर सीबू की मदद से बनती है 5 लोगों की नई टीम जिसका नाम होता है ब्लैक टॉर्च। अब 1 हफ्ते बीत चुके हैं और हमारा बंदा अपने ऑरेंज कॉस्ट्यूम में ब्रश कर रहा होता है और सोच रहा था कि 1 हफ्तों में उसकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बदल गई। वो पहले एक बिल्ली से मिला, उसके बाद वो एक मोनोरोको से लड़ा, उसके बाद उसकी फ़ाइट उसके खुद के दादाजी से हुई और आज देखो वो यहाँ पर है। इतने में ही सीबू उसके पास आ जाता है और उससे बताता है कि आज से तुम ऑफिशियल मेंबर बन चुके हो डिवीजन 2 ब्लैक टॉर्च के। इस पर जीरो का कुछ खास रिएक्शन नहीं होता है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी से उतरती है एक सुंदर सी लड़की जिसका नाम होता है हाना ओसामी और ये 2nd डिवीजन की चीफ असिस्टेंट होती है और ये अपने साथ एक और मेंबर को लाई थी जो कि भाई बहुत ज्यादा ही फ्लर्ट कर रहा होता है इस बंदी से। जीरो सीबू से पूछता है ये नमूना कौन है, जिस पर वो कहता है कि आज से ये तुम्हारा नया टीममेट है, इसका नाम है रीजी किरिहारा। और भाई ये बंदा यहाँ पर किमुजी से भी फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा ही खूबसूरत हो, मुझे नहीं लगा था कि इस ब्यूरो में इतनी खूबसूरत लड़की भी होगी। ये सुनकर भाई किमुजी इंप्रेस होने लग जाती है, लेकिन यही रीजी हमारे बंदे से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता और कहता है कि एज आई एक्सपेक्ट तुम बिल्कुल भद्दे दिखते हो। इस पर हमारा बंदा भड़क जाता है और कहता है कि अच्छा मैं तुझे बताऊं मैं कैसा दिखता हूं, लड़ना चाहेगा क्या? जिस पर रेजी कहता है कि हाँ चल लड़ते हैं। और भाई इन दोनों की फाइट रुकवाने की जगह सीबू भी कहता है कि हम तुम्हें इसीलिए तो लाए हैं, चलो फाइट करते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर हमारा बंदा अपने हाथों में पट्टी वट्टी बांधते हुए तैयार हो जाता है रीजी से लड़ने के लिए। और इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि सीबो इन दोनों की फाइट इसीलिए करा रहा है ताकि वो देख सके कि हमारा बंदा राघो की पावर्स को अच्छे से हैंडल कर पाता है, और उसी को वो रिकॉर्ड भी कर रहा था ताकि वो हायर अप्स को दिखाकर यकीन दिला सके कि जीरो कोई खतरा नहीं है। खैर इधर राघो भी उठ जाता है और हमारा बंदा सीबू से कहता है कि इस बंदे के पास तो स्वॉर्ड है तो इसका क्या? जिस पर सीबू कहता है कि रेजी किरिहारा फैमिली से बिलोंग करता है और उनकी स्वॉर्ड्समैनशिप काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी होती है, इसीलिए ये उनका वेपन है। और इसी पर रेजी भी कहता है कि बेटा मेरे पास स्वॉर्ड है लेकिन तेरे पास तो ये बिल्ला है ना, तो जिस पर वो कहता है कि चिंता मत कर, मैं अपने बिल्ले का यूज़ नहीं करूँगा। और वो राघो से कहता है कि तुम इस फाइट में इंटरफेयर मत करना, तो वो बिल्ला हमारा चला जाता है। ये देखकर राजी भी क्या करता है अपनी स्वॉर्ड को ज़मीन पर फेंक देता है और दूसरी तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। ये देखकर जीरो सोचने लगता है कि लगता है ये पागल हो चुका है और फिर उसके ऊपर वो अटैक करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो जंप करके अटैक करता है ताकि भाई उसे उसके डायरेक्शन का पता ना चले, वैसे ही भाई रेजी उसके ऊपर जोरदार हमला कर उसे दूर फेंक देता है। भाई उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि हमारा बंदा समझ ही नहीं पाता ये क्या हुआ। तभी सीबू हमें समझाता है कि यार किरिहारा फैमिली के सेंसर्स काफ़ी ज़्यादा ही हाई होते हैं जिससे कि वो 360 रोटेशन में कुछ भी देख सकते हैं, और इसी टेक्निक का यूज़ कर रेजी ने हमारे बंदे के ऊपर अटैक कर दिया। और भाई ये अटैक काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक था। रेजी कहने लगता है कि चलो मैडम ये तो खेल खत्म हो गया, लेकिन तभी सीबू उससे कहता है कि बेटा उधर देख ले। और इधर हम देखते हैं कि हमारा बंदा वापस से 2 पैरों में उठा होता है और उससे कहता है कि बस तुम इतना ही कर सकते हो, ये तो मेरे दद्दू खेल खेल में मेरे साथ किया करते थे। और भाई ये जो इसने टॉन्ट मारी थी वो रेजी के डायरेक्ट दिल पे लगती है और वो कहता है कि तुमने मेरे स्वॉर्ड आर्ट की मजाक कैसे उड़ाया, अब इसकी पनिशमेंट सिर्फ डेथ है। और यहाँ पर ये दोनों ही रेस बेड़ में आ जाते हैं और हमारा बंदा डायरेक्ट आते हुए सबसे पहले एक ही पंच में रेजी की तलवार को तोड़ता है और फिर रेजी को समझ पाता है उससे पहले ही ये बंदा उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। ये देखकर सीमू समझ चुका था कि यार जीरो पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुका है। वो रेजी के पहले अटैक को खाकर ही समझ चुका था कि उसे अगला अटैक किस टाइप का करना है।
और इधर रैजी भी उसके एक पंच को खाकर समझ चुका था कि भाई ये जो बंदा है ये एक नॉर्मल इंसान तो नहीं है। जीरो उससे कहता है कि देख बेटा, अगर तू अभी हार मानता है तो मैं तुझे एक पूरा जूस का बॉक्स दूंगा। जिस पर रैजी कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, और ये दोनों वापस से पागलों की तरह लड़ने लगते हैं। इन लोगों की लड़ाई इतनी ज्यादा लंबी हो जाती है कि ये तीनों बोर हो जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, और इधर ये दोनों भी लड़ते लड़ते बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर में रेजी की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि भाई हमारा बंदा तो पहले ही से उठा हुआ है, और वो यहाँ पर रेजी और अपने लिए एक जूस की कैन लाया होता है। वो रेजी को कैन देता है, जिसे देखकर रेजी थोड़ा हैरान था। तो वो कहता है कि देखा जाए तो तुम इस मैच को जीत चुके हो, क्योंकि तुम्हारे पहले ही अटैक से मेरी हालत बहुत ज्यादा ही पतली हो चुकी थी, और अगर वो स्वॉर्ड वुडन की जगह रियल वाली होती तो मेरा खेल तो खत्म हो चुका था। तो भाई तुम जीत गए हो। अब उसकी ये बातें सुनकर रेजी को लगने लगता है कि यार जीरो बहुत ज़्यादा मैच्योर बंदा है, अच्छा इंसान है। लेकिन जैसे ही वो जूस का कैन खोलता है तो सारा जूस उसके मुंह पर गिर जाता है। ये देखकर हमारा बंदा उस पर हंसने लगता है और कहता है कि बेटा, मैंने पहले ही तेरे जगने से पहले इस कैन को बहुत ज़्यादा हिला दिया था, जिससे कि तेरे साथ ये हो गया। वाह वाह, मज़ा आ गया। और एक ही पल में रेजी का जीरो को लेकर पर्सपेक्टिव एकदम ही बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंदर ओसाका जो वीडियो रिकॉर्ड की थी वो हायर अप्स को सेंड करने वाली थी, लेकिन उससे पहले वो सीबू से कहती है कि क्या इतना इनफ रहेगा हायर अप्स को विश्वास दिलाने के लिए कि ये काबिल है कि नहीं। जिस पर सीबू कहता है कि नहीं, इतने से कुछ भी नहीं होगा, ये तो मैंने ऐसे ही करवाया था, हकीकत में इनके लिए हमें एक खतरनाक मिशन की ज़रूरत होगी। जिस पर वो कहती है कि मिशन, अभी तो हमारे पास कोई मिशन नहीं है। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैंने एक मिशन देख कर रखा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग सूट वूट पहन कर भाई रेडी होते हैं अपने मिशन के लिए, जहाँ पर सीबू उन्हें अपने सूटअप के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे राइट हैंड में जो बटन है उसे एक बार दबाओगे तो तुम्हारा सूट गायब हो जाएगा, 2 बार दबाओगे तो तुम इनविजिबल हो जाओगे। और भाई ये लोग हो भी जाते हैं। जिस पर वो कहता है कि बेटा ये इनविजिबल कुछ ही समय के लिए रहेगा, फिर वो तुम वापस से नॉर्मल हो जाओगे। इसके बाद ये लोग एक श्राइन में पहुंच जाते हैं। जीरो को तो समझ ही नहीं आता है कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। जिस पर रेजी बताता है कि ब्यूरो ऑफ एस्पेनियोस के कुछ हेडक्वार्टर श्राइन्स में भी होते हैं, तो शायद हम कुछ लेने के लिए आए हों। जिस पर सीबू कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर वो लोग श्राइन के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते में ही हमारे बंदे को एक अजीब सा बंदा दिखता है जो कि शांति से फोन चला रहा था, लेकिन वो कुछ सस्पिशियस था। जीरो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे जाता है, पर एक प्रीस्ट उन्हें आगे नहीं जाने देता है क्योंकि उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं ली थी। लेकिन सीबू उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, जिस पर वो मानते हुए कहता है कि ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें 15 मिनट दूंगा क्योंकि जल्द ही SOD 1 के लोग आने वाले हैं। जीरो पूछता है कि ये SOD क्या है, तो वो बताती है कि स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन 1, ये काफी ज्यादा ही ताकतवर डिवीजन मानी जाती है और शायद उन्हीं के लोग यहाँ पर आ रहे होंगे। फिर वो लोग उस हेडक्वार्टर के अंदर जाने लग जाते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है ये वही एरिया है जहां पर रागो को कैद करके रखा गया था, और वो यहाँ पर इसीलिए आए ताकि वो जान सके कि रागो की सील को तोड़ने में आखिर किसका हाथ है। वो लोग अंदर जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर रखा होता है जो कि ऑब्सीडियन स्टोन होता है, जिसके अंदर रागो को सील किया गया था। सीबी बताता है कि ऑब्सीडियन स्टोन स्पेक्ट्रल एनर्जी को कंप्रेस करके रखता है और जितने भी मोमोनोज हैं वो सब स्पेक्ट्रल एनर्जी को ही यूज करते हैं। जीरो कहता है ओह ऐसा है क्या। फिर यहाँ पर सीबू उनसे कहता है कि ठीक है, तुम दोनों यहाँ पर रहकर इन्वेस्टिगेशन करो, मैं और किमुजी ऊपर जाकर चेक करते हैं। ये सुनते ही रेजी कहता है कि अरे आप यहीं पर रहिए, मैं किमुजी के साथ जाता हूँ। जिस पर सीबू उसे पूरा इग्नोर करके वहां से निकल जाता है। यहाँ पर रागू भी बाहर निकल आता है और वो भी अपने उस दिन को याद करने लगता है जब वो बाहर निकला था, लेकिन उसे ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा होता है। तभी अचानक से उसे याद आता है कि जब वो उठा था तब उसके सामने बहुत सारे लोग थे और उनके एक हाथ में टैब था जिसमें एक बंदा था जो कि उससे उनकी मदद करने के लिए कह रहा था, क्योंकि उसे ब्यूरो ऑफ एस्पेनियोस से बदला लेना था और उन्हें पूरी तरीके से खत्म करना था। जिसके बाद वो लोग गायब हो गए। अब यहाँ पर रागो बताता है कि वो लोग बिल्कुल तुम्हारी तरह थे, तुम्हें जैसे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, उन्हें भी मेरे बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। इस पर रीजो कहता है कि चलो सही है, हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल गई है। पहले तो ये कि उन लोगों को मैजिक आता है जिसकी मदद से उन्होंने सील तोड़ी और रागो को बाहर निकाला। दूसरा ये कि वो जो टैबलेट वाला बंदा था वो रागो को अच्छी तरीके से जानता था। और तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि वो लोग हमारे ब्यूरो से काफी ज्यादा ही नफरत करते हैं और उनका पहला टारगेट हम ही लोग हैं। अब वो ये सब जब बता रहा था हमारे बंदे को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे बस इतना समझ आया कि वो मोमोनोज इसको पकड़ने के प्लान में हैं। तो वो कहता है ठीक है, हम उन्हें ढूंढेंगे और उनकी वाट लगा देंगे। जिस पर रेजी गुस्सा करते हुए कहता है क्या तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या। लेकिन तभी वहां पर वही बंदा आ जाता है
जिसे देखकर वो पहले हैरान होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तब हो जाते हैं जब वो पलक झपकते ही उनके बीच में आके खड़ा हो जाता है। ये तुरंत ही उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो गायब होकर उनके सामने आ जाता है और ये लोग भी फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं। ये लोग सीसीटीवी चेक करके आ रहे थे, लेकिन किसी ने उस दिन की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी थी। तभी अचानक से उन्हें एक सील दिखता है जो कि उस पूरे श्राइन के चारों तरफ लगाया हुआ था और ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा ही हैरान हुए थे। तभी वहां पर डिवीजन 1 की कैप्टन पहुंच जाती हैं। टाइकार्डो से उस सील को तोड़ने के लिए कहती हैं। वो बंदा उस सील को अच्छी तरीके से देखने लगता है। इधर ये मैडम सीबू के ऊपर चिल्लाने लगती हैं कि तुम उन बच्चों को अकेले कैसे छोड़ सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम इन सबको देखते हैं जहां पर ये मोनोरोको अपना नाम कोगा बताता है और ये कहता है कि वो सबसे ताकतवर मोनोरोको है और एज यूजुअल वो रागो के लिए आया था, तो वो कहता है कि मैं रागो को अपना बना लूंगा। ये सुनते ही जीरो रागो के मजे लेते हुए कहता है कि देख तेरा एक और आशिक आ गया। खैर उसकी ये सारी बातें सुनकर रेजी को लगता है कि ये मोनोरोको भी बेवकूफ है, तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम रागो से क्या चाहते हो, जिस पर वो कहने लगता है जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मोनोरोकोस इमोर्टल होते हैं, उन्हें इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। जब तक कोई उनको टुकड़ों में काट ना दे वो खत्म नहीं हो सकते हैं। लेकिन रागो अलग है, वो चलता फिरता स्पिरिचुअल पावर जनरेटर है, उसे खाने की जरूरत नहीं होती, वो कभी मर भी नहीं सकता। तो अगर वो मेरे साथ फ्यूज हो जाता है तो मैं हर तरीके से इम्यून हो जाऊंगा और ज्यादा ही ताकतवर है, इसीलिए मुझे ये चाहिए। और मुझे लगता है तुम यूजलेस हो, तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा और इस बंदे को हाथ पैर काट कर इसे अपने पास रखूंगा क्योंकि रागो इससे कनेक्टेड है। और ये कहते हुए वो राजी को एक जोरदार लात मारकर फेंक देता है और फिर जीरो का मुंह पकड़कर उसे जमीन पे पटक देता है, जिसके बाद वो रागो को उठाता है और कहता है चलो अब तुम मेरे हो गए हो, मेरे साथ आओ और हम लोग दुनिया को जीत लेंगे। जिस पर रागो अपने एटीट्यूड में कहता है देख मैं ना किसी की प्रॉपर्टी हूँ ना बनने वाला हूँ, तो अपने गंदे हाथ मेरे पास से हटा ले। ये सुनते ही कोगा दिल टूटे आशिक की तरह रोने लग जाता है। इतने में ही जीरो उसका पैर पकड़ लेता है और रेजी उसके ऊपर अपने ब्लेड से अटैक कर देता है, जिसे कि कोगा तुरंत ही डॉज कर लेता है, लेकिन उसके हाथ में एक कट आ जाता है जिससे कि बहुत सारा खून निकलने लगता है। ये देखकर रेजी कहने लगता है कि ये अटैक अगर इसे पड़ा होता तो ये 2 टुकड़ों में कट जाता, लेकिन इसके रिफ्लेक्सेस काफी तेज हैं। इधर हम देखते हैं उसका जो खून निकलना होता है वो जमीन पर बड़ा सा फैलने लग जाता है और उसके अंदर से यार एक खतरनाक सा वेपन निकलता है, जिससे कि वो भाई सबसे पहले रेजी के ऊपर अटैक करता है और उसे भाई बहुत गंदी तरीके से मारता है। फिर वो हमारे बंदे के ऊपर अटैक करता है और उसकी भी हालत खराब कर देता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या यार, क्या तुम सही में रागो के होस्ट हो, कितने ज्यादा कमजोर हो तुम। फिर वो रागो से कहता है रागो इस बेकार इंसान की जगह मेरे पास आओ, हम लोग दुनिया जीतते हैं चलो। उसकी ये बकवास सुनकर जीरो का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, और फिर वो रागो से कहता है कि चलो हम इसे दिखाते हैं हम क्या हैं। और यहाँ पर रागो भाई अपने बंदे के साथ फ्यूज होता है और फिर जीरो कहता है कि इसके लिए एक पंच काफी रहेगा और फिर एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि बहुत खतरनाक धमाका होता है। इस पॉइंट पर हमें लग रहा था कि भाई इस बंदे का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन धुआं हटता है और हम देखते हैं कि सिर्फ उसका वेपन टूटा होता है। यहाँ पर कोका एक क्रीपी स्माइल देता है और फिर फाइट के लिए उठता है कि तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है और भाई वो समझ जाता है कि इन लोगों ने बैरियर को तोड़ दिया है और जल्द ही वो लोग बैकअप लेके आ जाएंगे। लेकिन वो अपने बैकअप को यहाँ पर नहीं बुला सकता था, इसीलिए वो यहाँ से भागने के बारे में सोचता है और तुरंत ही उससे कहता है मैं रागो को लेने फिर आऊंगा, वैसे तुम अपना नाम तो बताओ। जीरो कहता है कि मेरा नाम है जीरो आजुमो। आजुमो सरनेम सुनकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है अच्छा तुम उसकी फैमिली से हो, और ये कहते हुए वो वहां से निकल जाता है। कोगा के ऐसे रिएक्शन को देखकर हमारे बंदे को भी समझ नहीं आता कि आखिर वो इतना हैरान क्यों हुआ। खैर हम आगे देखते हैं कि फर्स्ट कैप्टन निकलते हुए सीबू से कहते हैं कि तुम्हें पछतावा नहीं हो रहा कि तुमने पहले ही मिशन में इन लोगों की ऐसी की तैसी करवा दी, जिस पर वो कहता है कि अरे पछतावा कैसा, पहले मिशन में इन लोगों ने बहुत बढ़िया किया। इधर हम देखते हैं कि तीनों ही मुंह लटकाकर बैठे होते हैं। रेजी को लग रहा होता है कि उसने फाइट में ज्यादा कुछ करा नहीं। ये लड़की इसलिए उदास होती है क्योंकि फाइट हो रही थी और ये उसमें पार्ट नहीं ले पाई। और वहीं हमारा बंदा ये सोच रहा होता है कि आखिर कोगा उसके सरनेम को सुनकर इतना ज्यादा हैरान क्यों हुआ, और वो अपने ग्रैंडफादर को याद करने लग जाता है और एक्साइटेड होते हुए कहता है ठीक है मैं इसके बारे में पता करूंगा और ब्लैक टॉर्च को ज्वाइन करूंगा। जिस पर ये लोग हैरान हो जाते हैं कि अभी तो ये शांत था, अचानक क्या हो गया। और फिर वो कहते हैं बेटा तूने पहले ही से ब्लैक टॉर्च को ज्वाइन करके रखा हुआ है तो ज़्यादा उछल मत।
इस पर सीबू कहता है कि चलो अच्छा है कि फाइनली इसने खुद भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये एक मेंबर बन चुका है, तो अब ये अपना 101% देगा। खैर अब अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहां पर इन लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पर सीबू कहता है कि तुम लोगों की ट्रेनिंग के लिए मैंने किसी को बुलाया है। और छत पर एक लड़की आती है जो कि भाई हीरो वाली एंट्री लेने की कोशिश करती है क्योंकि वो डायरेक्ट मुंह भरा गिरती है जमीन पर, लेकिन फिर वो हमारे सीबू के ऊपर बैठ जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये भी एक मोमोरोको है। जैसा कि आपको पता है कि हर कोई बुरा नहीं होता है, वैसे ही हर कोई मोमोरोको भी बुरे नहीं होते हैं, उनमें से कुछ अच्छे भी होते हैं और उन्हीं का यूज ब्यूरो ऑफ एस्पिनियोस करती है अपने मिशंस को पूरा करने के लिए। और आज की ट्रेनिंग के लिए सीबू ने इसे बुलाया है। ये यहाँ पर राघो को देखकर कहती है कि ये बिल्ला कितना ज्यादा ही क्यूट है, जिस पर राघो कहता है कि क्यूट मुझे मत बोल। और भाई इन दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है, जिसके बाद इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और ये मोनोरोको अपनी हैलुसिनेशन वाली पावर्स का इस्तेमाल करती है और इन तीनों को ही हैलुसिनेशन में डाल देती है। जहाँ पर सबसे पहले रेजी एक गुफा के पास पहुंच जाता है। जैसे वो उसके अंदर जाता है तो वहां पर उसका बड़ा भाई था, जिसे देखकर वो थोड़ा इमोशनल होता है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये एक इल्यूजन है और फिर इन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ किमोजी को अपनी मॉम के साथ देखते हैं और वो कहती है कि वो बड़े होकर अपने मॉम डैड की तरह एक एजेंट बनेगी। तभी उनके पास खबर आती है कि उन्हें अब एक मिशन में जाना होगा, तो वो चली जाते हैं, लेकिन कभी भी वो उस मिशन से लौट कर नहीं आती हैं। तभी हमारी किमोजी डिसाइड करती है कि वो मेहनत करेगी और एक बेहतर एजेंट बनेगी और एंड द एंड वो एजेंट बन भी जाती है। लेकिन अचानक एक दिन उसके बटलर उसे एक जगह पर ले जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम मरी नहीं थी, असल में वो स्टोन में बदल गई थी। उसकी मेड उसे एक लेटर पढ़ के बताती है जो कि उसके फादर का था। उसमें था कि मैं ब्यूरो की वजह से तुम्हें कुछ बता नहीं सकता था, लेकिन अब मैं तुम्हें बता सकता हूँ, तुम्हारी मॉम को एक मोनोरोको ने स्टोन में बदल दिया है और शायद अब उन्हें ठीक किया जा सकता है। हमारी रिसर्च चल रही है, तो तुम वो करो जो तुम्हारा मन कहता है। ये सुनकर किमोजी काफी हैरान थी। वो शीशे को जैसे ही टच करती है उसकी मॉम की आवाज उसके पास आने लगती है कि यहाँ से भाग जाओ, एजेंट मत बनो। और उनके स्टैचू में क्रैंक आता है और वो कि साथ ही साथ एक मॉन्स्टर में बदल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जीरो को देखते हैं जिसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है, क्योंकि वो चले जा रहा था। तभी अचानक से उसके सामने एक शैडो वाला मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर राघो को लगता है कि वो पहले भी इसे देख चुका है। लेकिन हमारा बंदा काफी ज्यादा ही खुश था क्योंकि अब उसे फाइट करने को मिलेगा। खैर इसके बाद हमें रेजी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर वो अपने भाई कांजी के साथ स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहा था। अब फाइटिंग खत्म होने के बाद ये लोग आपस में बैठकर बात करने लगते हैं और इनकी बात से हमें पता चल सकता है कि भाई इन दोनों की जो बॉन्डिंग है वो काफी ज्यादा ही अच्छी है और राजी अपने बड़े भाई को काफी ज्यादा ही एडमायर करता है। एक दिन इनके फादर इनको अपने पास बुलाते हैं और एक कर्स्ड स्वॉर्ड के बारे में बताते हैं जिसे कि एक मोनोरोको ने कर्स कर दिया है और जो कोई भी इस मोनोरोको से लड़कर इस कर्स को तोड़ेगा वो इस क्लैन का नया लीडर बनेगा। जिस पर हमारा भाई काजी अपने आप को आगे करता है और कहता है कि मैं इससे लड़ूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग उसी स्वॉर्ड की केव के पास पहुंच जाते हैं। अंदर जाने से पहले फादर काजी को बताते हैं कि इस मॉन्स्टर की पावर साल दर साल बढ़ती रहती है, इसीलिए पूरे जोश के साथ लड़ना। और यहाँ पर राजी भी उससे कहता है कि संभल कर लड़ना, जिस पर वो कॉन्फिडेंस से कहता है कि चिंता मत कर भाई, मैं तुरंत उस मोनोरोको को हराकर अभी आता हूँ। और ये कहकर वो कॉन्फिडेंस के साथ अंदर चला जाता है और कुछ ही देर में वो वापस आ जाता है, लेकिन अपनी आंखों में खून की प्यास लिए वो अपनी कटाना से वहां पर सभी गार्ड्स को मार देता है और आगे बढ़ता है। राजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके फादर उसे यहाँ से भागने के लिए कहते हैं, लेकिन इतने में ही काजी उन्हें काट देता है और राजी की तरफ देखते हुए कहता है कि क्यों डर गए। और इस पॉइंट पर राजी को अपने सामने अपना भाई नहीं मोनोरोको दिखता है जो कि उससे कहता है कि अभी तुम मेरे काबिल नहीं हो, जाओ ताकतवर हो और फिर मुझसे लड़ने के लिए आना, फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो ये कहते समय भाई बुरी तरीके से रो रहा होता है, जो देखकर राजी समझ जाता है कि इसके अंदर अभी भी मेरा भाई कहीं ना कहीं है। और वो यहाँ पर कहता है कि आखिर तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो, तो वो कहता है कि ताकतवर होना फिर आना। और ये कहकर वो जंगलों में कहीं गायब हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि राजी और उसके भाई की फाइट होती है, जहाँ पर राजी कहता है कि मुझे पता है कि तुम इल्यूजन हो, इसीलिए मैं हार नहीं मानूंगा। और ये कहते ही वो उस इल्यूजन को एक ही झटके में खत्म कर देता है और उस लोटस से बाहर आ जाता है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि अपनी बंदी को, जो कि उस मॉन्स्टर को भी खत्म कर देती है और वापस आ जाती है। अब बचाता सिर्फ हमारा जीरो, जिसका वो काफी इंतजार करते हैं, लेकिन अभी भी वो बाहर नहीं आता है। ये देखकर पहले तो वो लोग घबराते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि जीरो के लिए ये सब नया होगा, इसीलिए शायद उसे टाइम लग रहा है। अंदर हम देखते हैं कि जीरो भाई उस ब्लैक शैडो से भाग रहा होता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो ब्लैक शैडो कहती है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। और ये कहते हुए वो अपने काले साये में उन्हें
उन्हें घेर लेता है। इधर वो पूरा लोटस भी काला हो चुका था और फ्यूयू का कंट्रोल भी उस लोटस से चला जाता है और वो कहती है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरी एबिलिटी अपोनेंट के मेमोरीज पर निर्भर करती है, उनकी मेमोरी जितनी डार्क होगी लोटस भी उतना पावरफुल बनेगा। लेकिन ये लोटस काला हो चुका है, इसका मतलब रागो की मेमोरी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। इधर अंदर हम देखते हैं कि रागो और जीरो एक श्राइन के पास पहुंच जाते हैं और तभी वहां पर एक बंदा आता है जिसे देखते ही वो तुरंत ही छुप जाते हैं। हम देखते हैं कि वो बंदा यहाँ पर श्राइन में हाथ जोड़कर किसी को शुक्रिया करता है और वो बंदा और कोई नहीं हमारा रागो था। और ये देखकर हमें पता चलता है कि भाई हम लोग रागो की पास्ट की मेमोरीज में हैं। इधर पास्ट वाला रागो कहता है जीरो बीरो तुम वापस आ गए, तुम कभी थकते नहीं हो क्या? जिस पर वो कहता है कि नहीं, अब आप हमारे लिए इतना करते हैं, हमारे क्रॉप्स को उगने में मदद करते हैं और हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, तो इतना तो बनता है ना। जिस पर राघव से कहता है कि देख भाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करता हूँ, ना मैं तुम्हारी क्रॉप्स को ब्लेस करता हूँ और ना तुम्हारी प्रोटेक्शन करता हूँ। जिस पर जीरो बीरो कहता है कि ऐसा नहीं है, दूसरे मोनोरोकोज इनोसेंट्स को मारते हैं, फील्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी घटना हमारे विलेज में नहीं होती क्योंकि आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। राघव बोलता है कि ऐसा नहीं है, हकीकत में दूसरे मोनोरोकोज डरते हैं मुझसे, इसीलिए वो इस विलेज में भी नहीं आते, डरपोक किस्म के हैं। जिस पर जीरो बीरो कहता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपकी वजह से हमारे साथ इतना अच्छा हो रहा है, तो आपकी प्रेजेंस हमारे लिए मायने रखती है, तो चलो मैं जाता हूँ। और ये कहकर वो उसको कुछ वेजिटेबल्स और मछली देकर चला जाता है। इधर ब्लैक शैडो जीरो से कहता है कि बस यही मेमोरीज बची हुई हैं मेरे ब्लैक ऑब्सीडियन के अंदर जाने से पहले की। वो उसे बताता है कि ये लगभग 1730 की बात होगी, जहां पर एडो पीरियड चल रहा था और लोग मोनोरोको से काफी डरते थे। उनसे बचने के लिए वो भगवान की मूर्तियां लगाया करते थे और उनकी पूजा करते थे। लेकिन राघो ही एक ऐसा मोनोरोको था जिसे कि लोग काफी मानते थे और उसकी पूजा किया करते थे। खैर उसी शाम को राघो के श्राइन में एक मोनोनोको आता है जिसका नाम अमागी था। उसे देखकर प्रेजेंट वाले राघो को लगता है कि उसने पहले भी इसे कहीं देखा है। वो पहले तो राघो को देखकर कहता है कि तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, फिर अचानक से वो डेथ ऑब्सीडियन की तरफ देखता है और कहता है कि अरे तुम हमेशा ऐसी अजीबोगरीब चीजों के पास क्यों रहते हो, तुम्हें पता है ना ये स्टोन हमारे लिए काफी ज्यादा ही खतरनाक है। तो अमागी कहता है कि हाँ तुम्हें तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। फिर वो उसके बगल में बैठ जाता है और उससे पहले तो मीठी मीठी बातें करने लगता है। फिर वो यहाँ पर अपने इंटेंसेस बताता है। वो राघो को कहता है तुम्हें तो पता ही है ना, पहले हमारे दिन कितने अच्छे थे, लोग हमसे डरा करते थे, हमारी पूजा किया करते थे, लेकिन अब जब से ये एडो पीरियड आया है तब से लोगों के अंदर मोनोरोकोस को मारने का दम बढ़ चुका है और वो धीरे धीरे कर मोनोरोकोस को खत्म कर रहे हैं। इस पर राघो कहता है कि हाँ तो क्या, तो हमें भी ताकतवर होना चाहिए, इसीलिए मैं मिलकर एक मोनोरोको का ग्रुप बना रहा हूँ जो कि इन सबको खत्म करने में हमारी मदद करेंगे और हमारा वापस से राज स्टार्ट होगा इस ह्यूमन की दुनिया में। तभी वहां पर और भी मोनोनोकोज आ जाते हैं जिन्हें देखते हुए अमागी राघो से कहता है कि अब तुम्हें भी हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि हम मिलकर राज कर सकें। जिस पर हमारा चिल बंदा कहता है कि देख भाई, मैं किसी भी चीज़ को ज्वाइन नहीं करने वाला और इन लफेड़ों में तो बिल्कुल नहीं पड़ूंगा, इसीलिए जैसे तू आया है वैसे यहाँ से निकल जा। ये सुनते ही जितने भी हुडी वाले बंदे थे वो राघो से कहने लगते हैं कि यार ज्वाइन कर ले ज्वाइन कर ले, लेकिन राघो कहता है कि मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, इसीलिए शांति से चले जाओ। इस पर अमागी भी ज़्यादा कुछ नहीं करता और कहता है कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, और जाते हुए कहता है लेकिन याद रखना मैं फिर आऊँगा और अगली बार मैं तुम्हें ज़रूर लेके जाऊँगा। और ये कहकर वहां से निकल जाता है। शैडो कहता है कि उस टाइम पर मैं कुछ समझ नहीं पाया था और मैंने उन लोगों को अंडर एस्टिमेट कर दिया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसी शाम अमागी वापस आता है, लेकिन वो इस बार खाली हाथ नहीं आया था। उसके हाथ में था अमागी का कटा हुआ सर और उसने पूरे विलेज को खत्म कर दिया था। और फिर वो मुझसे सरकास्टिक वे में सॉरी कहता है। इस पॉइंट पर मैं काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में आ चुका था, जिस वजह से मैंने अपना आपा खो दिया और अमागी के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर दिया, जिससे कि वो बुरी तरीके से घायल हो गया था। लेकिन वो अभी भी नहीं माना और बार बार मुझसे उनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए कह रहा था। इस पॉइंट पर भाई लोग राघो को काफ़ी ज़्यादा ही गिल्ट था कि उसकी वजह से इतने सारे मासूम लोग मारे गए। तो वो इस पॉइंट पर फिर से अमागी के ऑफर को रिजेक्ट करता है और कहता है कि ना मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा ना मैं इन ह्यूमंस की तरफ। और ये कहते हुए वो ऑब्सीडियन पत्थर को छूता है और अपने आप को सील कर लेता है उसमें। जैसे ही ये होता है वैसे ही हमारे बंदे लोग वापस से इल्यूजन वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहां पर भाई हमारे जीरो को
राघो का ये डिसीजन काफी ज्यादा ही गलत लगता है कि उसने सिचुएशन को हैंडल करने के बजाय उससे भागना पसंद किया, और वो इसी चीज को लेकर राघो पे काफी ज्यादा ही चिल्ला रहा होता है। यहाँ पर राघो को भी लगता है कि हाँ यार ये तो मैंने गलत किया, मुझे कुछ करना चाहिए था उस पॉइंट पर। इसी बीच में वो शैडो उनके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि क्या तुम भूल गए हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर जीरो भी उससे कहता है कि बेटा तूने गलत किया, लेकिन यहाँ पर शैडो अपने ही धुत में था, वो अपने आप को सही समझते हुए उनके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन जीरो ठहरा जीरो यहाँ पर वो राघो की पावर्स का यूज करता है और उस शैडो को खत्म कर देता है। इधर हम देखते हैं कि वो ब्लैक लोटस टूटता है और उसमें से जीरो सही सलामत राघो को लेकर बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो उन सभी को अंदर हुए सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिसको सुनकर शिबू बताता है कि जिस मोनोरोको की वो बात कर रहा है वो हकीकत में सभी मोनोरोको से सबसे ज्यादा ताकतवर और उनका बॉस है। हाना यहाँ पर अमागी के बारे में हायर अप्स को बताने के लिए कहती है, लेकिन शिबू से मना कर देता है कि अभी ये सब मत बताओ, और उसके बाद वो किसी को फोन मिलाने लगता है। और इसी के साथ ब्लैक टॉर्च के एपिसोड 6 पूरा खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाए हमारी फैमिली में आ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।